मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। डीन की समझाइश के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हैं। हाईकोर्ट भी जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने की हिदायत दे चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार जो कार्रवाई करना चाहे करे, हम हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार अब कभी भी जूडा पर कार्रवाई कर सकती है। अपनी मांगों को लेकर कल प्रदेश भर के करीब 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया था, जो कि अब तक मंजूर नहीं हुआ है। वहीं अपनी मांगों को लेकर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन लगातार जारी है। न्यायपालिका के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, हम सरकार का भी सम्मान करते हैं। हम कोरोना में पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम जो डटकर काम कर रहे हैं, अगर सरकार उसका इनाम हमें दंड के रूप में देना चाहेगी तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हड़ताल करना ही नहीं चाहते थे, सरकार हमें मजबूर कर रही है। सरकार हमारी बातें अभी मान ले, हम हड़ताल अभी खत्म कर देंगे। सरकार से डीन हमारे कॉलेज, हमारे शिक्षक हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं। उन्होंने हमें समझाइश देने की कोशिश की है कि आप सरकार से बात करने की कोशिश करें। उनकी मांगे जो सरकार, जो शासन उन्हें प्रेशराइज कर रहा है, उनकी बातों को मान ले। परंतु हमें ऐसी बात समझ में कहीं नहीं आ रही है कि सरकार हमारी मांगों पर अमल करने तैयार है। अगर सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करेगी, हम स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों की कमी थी और ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। इस बीच प्रबंधन अब सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी के लिए तैयार कर रहा है। और आपको ये बता दें कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कोविड की 170 मरीज, जबकि ब्लैक फंगस के 46 मरीजों सहित सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के 190 जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जूनियर डॉक्टर काम पर लौटने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी आ गए और ग्वालियर स्थित जयरोग अस्पताल में काम करने वाले सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि हमारे साथी कई सालों से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही, न ही मांग मान रही है। इसको लेकर वो हड़ताल पर रहेंगे। आपको ये बता दें कि ग्वालियर में रेजिडेंट डॉक्टर की संख्या करीब 60 है और इनके हड़ताल पर जाने से स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। उधर जयरोग अस्पताल समूह के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में मरीज को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। CMHO ऑफिस की तरफ से 15 डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं और इसके अलावा दतिया और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन से बात हुई है, वहां से भी डॉक्टर यहां पर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर सरकारी सेवा में हैं, उन्हें हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में डीन इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। एक जूनियर डॉक्टर हमारे वो मांग रहे हैं कि वो एक लिखित में आदेश आ जाए। जो भी आप बोल रहे हैं कम से कम एक आदेश तो निकले। और जैसे कि जूनियर डॉक्टर की माता पिता को प्रताड़ित किया था, उस चक्कर में सारी डॉक्टर कौम में एक जोश है। इसलिए हम सब लोग ने भी फैसला किया है कि जूनियर डॉक्टर का समर्थन में आए हैं सभी लोग। और यदि वो काम पे नहीं आए हैं तो उनका ये कंडक्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक फ़िक्स टाइम के लिए एम्प्लॉयड है, तो उनको किसी तरह का हड़ताल पे जाने का कोई राइट बनता नहीं है। यदि वो गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि डीन साहब को उनके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टर ब्लैकमेल करना बंद करें। सरकार ने जूडा की सभी मांग मान ली है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो निर्देश मानना चाहिए। छात्र इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? के समय में MP में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हाईकोर्ट के निर्देश को दरकिनार करते हुए ये डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, समाधान कैसे?
नहीं, हाई कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन सबको करना चाहिए। हम पहले से संवाद करते हैं, हमने उनकी सब बातें मान ली हैं। जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार संवाद तो करती है लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अब ये तो हम तो अभी तक वो बोलते थे संवाद नहीं करते, हम तो संवाद करके सब बातों को। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि संवाद कर रहे हैं, उनकी बातें भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हड़ताल को समाप्त नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी मध्य प्रदेश का नागरिक है तो उसे हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवीय के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। कांग्रेस ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अगर सरकार ने जूडा की सभी मांगे मान ली हैं तो फिर लिखित में देने में क्या परेशानी है। कांग्रेस विधायक ने वार करते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। कोरोना काल में डॉक्टर से काम कराया, अब उन्हें छोड़ दिया। सरकार का एजेंडा सिर्फ झूठ बोलना है। सरकार की जो नीति और नीयत है वो स्पष्ट रूप से लोगों को परेशान करने की है। अगर आपने सारी मांगे मान ली तो लिखित में देने में समस्या क्या है, कैबिनेट की एक मीटिंग करने की समस्या क्या है। स्पष्ट रूप से पहले आपकी अव्यवस्थाओं के कारण लाखों लोगों की मौतें हो गई, हत्या हो गई, और आज जब डॉक्टरों ने उस बुरे दौर को निकाल दिया, अच्छे तरीके से लोगों को स्वस्थ करने के लिए अपनी ड्यूटी निभाई, और आज जब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो आप उनको अधिकार देने की जगह डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के साथ ही अब जबलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। आज से जबलपुर के नगर निगम कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया गया है। नगर निगम के कर्मचारी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी 7वें वेतनमान के एरियर्स के साथ ग्रेच्युटी और कोरोना काल में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हाल ही में नगर निगम ने शहर में कोरोना सर्वे के लिए नगर निगम कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी, लेकिन नगर निगम ने कर्मचारियों की सुरक्षा की किसी भी जिम्मेदारी की सुध नहीं ली। यहां तक कि मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तक आयुक्त महोदय हमसे स्वयं मिलकर हमारी समस्त 7 बिंदुओं पर निराकरण नहीं देते थे। हमारा पैसा हमारे खातों में नहीं आ जाता और उनके दबावपूर्ण आदेश वापस नहीं हो जाते हैं। नगर निगम का यह बंद अनवरत जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। सिंध नदी में अवैध खनन को लेकर लाहौर विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखा है और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में गोविंद सिंह ने लिखा है कि 1 साल में शासन की नीतियों और पुलिस की मिलीभगत से माफियाओं ने नदी का सीना छलनी कर दिया है। आप सत्ता के शीर्ष पर हैं, आप इसे रोकने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के सांठगांठ से रेत माफिया और रेत ठेकेदारों ने जमीन को नदी को पूरी तरह से मृतप्राय करने की योजना में लगे हुए हैं और अगर यही स्थिति रही तो 1 वर्ष के अंदर नदी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। भिंड और दतिया के 10-12 नगरों को जो पेयजल की योजना में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कोरोना कर्फ्यू में बंद पड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली बिलों में छूट देने की मांग की है और इस मामले में स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करके व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें बिजली बिल में छूट दी जाएगी। दरअसल करीब 1.5 महीने से व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। ऐसे में पिछले बिल को आधार बनाकर औसत बिल आया तो व्यापारियों पर भार पड़ेगा क्योंकि व्यवसाय हुआ ही नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो मामले में सीएम से भी बात करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर हमसे सुझाव भी साझा करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेते हैं और ऐसा वाकया ऐसा प्रसंग यदि आएगा तो मैं व्यापारियों की मांग उन लोगों की मांग जो दुकान व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनका विद्युत का बिल अगर पूरे 47-48 दिन तक उन्होंने दुकान का ताला नहीं खोला और भारी भरकम बिल आ गया है या बिल पिछले बिलों के औसत के आधार पर आया है तो निश्चित रूप से उसमें छूट दिया जाना चाहिए। घरेलू उपभोक्ताओं के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि जिनके घर पर अगर कहीं त्रुटिवश बिल अधिक आ रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से कंपनी। आगरमालवा में टीकाकरण को लेकर प्रशासन लोगों को अलग तरीके से जागरूक कर रहा है। सब्जी मंडी और फल मंडी में दुकानें लगाने वालों को मुनादी कराकर चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि जो दुकानदार आज वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो कल से दुकान नहीं लगा पाएंगे। दुकानदारों के मोबाइल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपको ये बता दें कि सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए प्रशासन ने कैंप लगाया है।
नगर पालिका वालों ने ऐलान लगाया है कि अगर टीका नहीं लगाया 10 बजे से 5 बजे तक कल सब्जी नहीं बेचने देंगे। उन लोगों को ये दहशत रहे कि यदि हम लोग टीका नहीं लगाएंगे तो हमें यहाँ दुकान नहीं लगाने दी जाएगी, ताकि इस बहाने अधिकतम लोगों को टीका लग सके। इंदौर ने देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर ने अपनी जनसंख्या के 37% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगवा दिया है और इतने सारे लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाला इंदौर देश का पहला शहर बना है। इसके साथ ही इंदौर ने प्रदेश में एक दिन में भी सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर भी रिकॉर्ड बनाया है। गुरुवार को इंदौर के 302 सेंटर्स पर 51,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर प्रदेश में भी रिकॉर्ड बनाया गया। अभी तक प्रदेश के एक दिन में इतने लोगों को कोरोना वैक्सीन किसी भी शहर में नहीं लगा है। और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ड्राइव इन वैक्सीन की सुविधा भी दी गई है, जहां पर गाड़ी में बैठकर आम जनता कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवानी चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो कुछ भी हो सकता है फिर, क्योंकि वैक्सीन उसी के लिए तो बना ही है कि सब एंटीबॉडीज बने और सब बच जाए फिर उससे। आज ही आसानी से सबका नंबर आया। अभी तक तो हम 2 दिन से कल आए थे, बाकी भीड़ बहुत थी इसलिए आज नंबर लगा। कल पूरे इंदौर संभाग में एक प्रयास किया गया था कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगाएं, तो कल 51,000 इंदौर ने किया अचीव, जो मध्य प्रदेश का किसी जिले का एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। 8,500 के करीब लगाया है बुरहानपुर ने, धार ने भी 8,000 से ऊपर लगाया। ऐसे कल लगभग 1 लाख वैक्सीन पूरे इंदौर संभाग में लगी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे जैसे वैक्सीन प्राप्त हो रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वैक्सीन स्टोर में ना रहे और तत्काल लग जाए। हम लोग अभी तक 12,75,000 के करीब टीके लगा चुके हैं। 28,000 लाख का हमारा टारगेट है। 37% का जो अंक है ये भी सर्वाधिक अंकों में से एक है, इसलिए हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। इंदौर शहर में प्रशासन बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन चला रहा है और इसी को लेकर नंदलालपुरा में 85 ट्रांसजेंडर्स को भी वैक्सीन लगाई गई है। प्रशासन की टीम ने ट्रांसजेंडर्स की सूची तैयार करके उनके घर जाकर उन्हें वैक्सीन दी है। टीकाकरण के बाद ट्रांसजेंडर्स का कहना है कि वैक्सीनेशन की कोरोना से बचाव का एकमात्र ये तरीका है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है और पीएम, सीएम और डीएम को वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद कहा है। कल इनके साथ हमारी बैठक हुई थी और उन्हें बताया गया था कि ऐसे कुछ डेरे हैं जहां पर ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, तो आज ही उसे प्लान करके और लगभग 200 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से जहां देश में राहत का माहौल है, तो वहीं तीसरी लहर को लेकर भी अभी से सरकार, प्रशासन और आम जनता अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से अभी से तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत बालाघाट की पुलिस लाइन में 27 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसका पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अस्पताल को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बनाया गया है। अस्पताल में उन पुलिस वालों को भर्ती किया जाएगा जो कि कोरोना संक्रमित होंगे। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की भी व्यवस्था है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और ऐसे में जब सतना में एक 6 साल के बच्चे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया, तो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे में मिला कोरोना वायरस किस वेरिएंट का है। जांच के लिए बच्चे के सैंपल को रीवा के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसके साथ ही बच्चे के परिवार के सभी लोगों का भी सैंपल लिया गया है। नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करेगी और इस टेस्ट के लिए प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में सुविधा मुहैया करवाई गई है। रतलाम, दतिया, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज ये काम करते हैं और अब ये रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को तय करना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किस मेडिकल कॉलेज में पूरा हो। तो उसे घर के आसपास की सबकी सैंपलिंग कराई जाएगी। उसके बाद में कोशिश करेंगे कि मतलब 2 बेड हम बच्चों के लिए बना लें यहाँ पे कोविड केयर में, जिससे कि कोई बच्चे आते हैं जिनको भर्ती करने की जरूरत पड़े वहाँ भर्ती कर। माँ का दर्जा बहुत बड़ा माना जाता है और माँ के लिए उनकी संतान बहुत कुछ करने की तमन्ना भी रखती है, लेकिन समाज में कई कलयुगी संतानें भी हैं
जो अपने माँ बाप पर जुल्म करने से गुरेज नहीं करते हैं। जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया उन्हीं के साथ मारपीट करते हैं। अशोकनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि वीडियो में दिख रहा है ये शख्स शराब के पैसों के लिए अपनी मां से मारपीट करता है। जब मां पैसे देने से इनकार करती है तो उसे गालियां देता है। इस कपूत की करतूत घर के ही किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर ली। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी फरार चल रहा है और अभी भी मां को डर है कि उसका बेटा घर पर आकर हत्या जैसी वारदात को कहीं अंजाम ना दे दे। इस डर से बुजुर्ग मां ने अपना घर भी छोड़ दिया है। देवास के खातेगांव में एसडीएम पर महिला अधिकारी को परेशान करने और अश्लील मैसेज करने के आरोप लगे हैं। खातेगांव में पदस्थ महिला फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम संतोष तिवारी पर प्रताड़ित करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी ने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। महिला अधिकारी का आरोप है कि कुछ दिन से एसडीएम जबरन उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे तंग आकर महिला अधिकारी ने कलेक्टर से इसकी लिखित शिकायत की है, जिसके बाद देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल खातेगांव के एसडीएम संतोष तिवारी को वहां से हटा दिया है और एडीएम की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि इस तरह के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब के द्वारा मुझे लास्ट 5 या 6 डेज से बहुत ही वल्गर मैसेज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर। मॉल्स पे गंदी गंदी बातें की जा रही हैं और मेरे रूम पर आने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। खबर बालाघाट से है, जहां पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बालाघाट के वार्ड नंबर 11 में 2 सगी बहनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण मानसिक तनाव बताया जा रहा है। दोनों बहनों के शव घर पर ही एक साड़ी के फंदे पर पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों के पिता की मौत 3 साल पहले हो गई थी। वहीं पिछले महीने उनकी मां की भी मौत हो गई, जिसके बाद से वो लगातार तनाव में थी। बहनों की उम्र 36 और 38 साल बताई जा रही है। बहनें अपने भाई के साथ रहती थीं। राजगढ़ के खिलचीपुर में पुलिस ने नकली खाद के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक मकान से नकली खाद और एक ट्रक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि फतेहपुर रोड पर एक मकान में नकली खाद की पैकिंग की जा रही है। पुलिस को जब यहां पर छापा उसने किया तो नकली खाद की ब्रांडेड कंपनी की थैलियों में पैक करके ट्रक पर अपलोड किया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। खंडवा में जी मीडिया की खबर का असर दिखाई दिया है और अब प्रशासन हरकत में आया है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान की सुध ली गई है। खबर दिखाई जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी और नगर निगम की टीम ने दिवंगत कलाकार के पुश्तैनी मकान का निरीक्षण किया है और इसे सुरक्षित रखने के लिए उपाय सोचे हैं। एक बार फिर शासन स्तर पर मकान को अधिग्रहित कर किशोर कुमार की याद में संग्रहालय बनाने की बात जोर पकड़ने लगी है। गौरतलब है कि 4 साल पहले नगर निगम ने मकान को डेंजर जोन में डाला था। मॉनसून सीजन में यह मकान एक बार फिर से चर्चा में है। जर्जर न होने दे, क्योंकि अगर ये मकान गिर गया तो लाखों कलाकारों का हौसला गिर जाएगा। किशोरदा को चाहने वाला टूट जाएगा। नीमच के कोराखेड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने 12 फीट लंबा अजगर देखा। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 12 फीट लंबे और 25 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू किया। उसे गांधी सागर के अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। अजगर दिखने से लेकिन लोगों के बीच हड़कंप मच गया। तो गांधी सागर अभ्यारण्य में अब इसे छोड़ा गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। 12 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही थी। जैसे ही ग्रामीणों ने इसको देखा, अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।